हेलो ऑल ऑफ यू, आई एम नीलेश कुमार गुप्ता फ्रॉम द वेदा इंस्टीट्यूट और मैं आप लोगों को फिज़िक्स पढ़ाने वाला हूँ। फिज़िक्स में जो आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं जो क्लास 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए जब अपन लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं तो फिज़िक्स में हम लोग यूनिट्स यूज़ करते हैं, मेजर्ड वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। अगर हमको इसी के बारे में कुछ मालूम ना हो तो क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी, साथ ही साथ आपके फिजिक्स के नॉलेज के लिए। तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, जो हम लोगों का पहला चैप्टर है क्लास 11 फिजिक्स का, उसका नाम है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो देखिए यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट को समझने के लिए ना हमको ना एक फिजिकल वर्ल्ड के बारे में समझना चाहिए। ये फिजिकल वर्ल्ड होता क्या है? हमें ये तो पता है, ये जो चारों तरफ वर्ल्ड है या ये जो हमारा संसार है जिसमें जितनी भी फिनोमिना होती हैं, इन सब के अंदर, ये सब किसके अंदर होती है? फिजिकल वर्ल्ड के अंदर होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए समझने के लिए कि फिजिकल वर्ल्ड होता क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, फिजिकल वर्ल्ड को किस तरीके से हम फिजिक्स में लेकर आते हैं वर्ल्ड को। तो देखिए इसको समझने के लिए अपन क्या करने वाले हैं। तो देखिएगा इधर पे, मैं आप लोग सब लोग क्रिकेट खेलने में बहुत खेलते होंगे, कुछ लोग क्रिकेट देखने जाते होंगे, वेरी इंटरेस्टेड गेम होता है ना क्रिकेट। मैं भी बहुत क्रिकेट खेलता था। ठीक है, तो अब देखो क्रिकेट में क्या होता है, ये आपकी पिच होती है, ठीक है ना। सपोज करो यहाँ पर आप बैठे हुए हो, ठीक है ना, और यहाँ पर ये आपका फ्रेंड है। अब जो आप हो ना, वो क्रिकेट के बारे में जीरो नॉलेज है, आपको पता नहीं, सिर्फ आपने दोस्त ने बोला और आपको फ्री की टिकट मिल गई। और फ्री की टिकट चीज़ तो अपन वैसे भी जल्दी ले लेते हैं। तो जैसे ही हमें पता चला फ्री की टिकट है, हम अपने फ्रेंड के साथ मैच देखने चले गए। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वहाँ पे बैटिंग चल रही थी तो आपने ऑब्जर्व किया कि जब जो बैट्समैन था, जब उसने शॉट मारा, अगर वो शॉट ग्राउंड के साथ पैरेलल जा रहा था नीचे नीचे ज़मीन से, तो आपने देखा एम्पायर ने उसको 4 रन दिया। ठीक है, लेकिन ये किसको मालूम है 4 दे दिया? जो आपका फ्रेंड क्रिकेट खेलता रहता है, क्रिकेट देखता रहता है, ये उसको मालूम है। ठीक है ना। तो आपने अपने दोस्त से पूछा कि ये क्या, मतलब जो एम्पायर सिग्नल कर रहा है, सिग्नल काय का था, ये क्या बोलना चाहता है? तो उसने बताया कि जब जमीन से बॉल पैरेलल ढनकते हुए जाती है तो उसको हम 4 रन बोलते हैं। चलो उसको समझ में आ गया। या फिर जब बॉल बाउंड्री को क्रॉस करती है उसको हम लोग 4 रन देते हैं। फिर अगले शॉट में क्या हुआ, उसी बल्लेबाज ने क्या किया, इस बार जब शॉट मारा तो हवा में मार दिया। जैसे ही उसने शॉट हवा में मारा और बाउंड्री क्रॉस कर गई, इस बार तुमने पूछा इस बार क्यों ये एम्पायर अलग सिग्नल कर रहा है? उसने बोला नहीं नहीं, इस बार तो 6 हो गया। यानी एक बात समझ में आ गई। अब देखो आपको क्रिकेट के बारे में सीखना है ना, टाइम तो लगेगा, नए नए ग्राउंड पे गए हो, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, आपको जो जो पता चलता जाएगा उसके बारे में आप समझते जाओगे। लेकिन कभी ग्राउंड के अंदर बाहर बैठ के ये तो नहीं सीख सकते ना क्रिकेट खेलते कैसे। सिर्फ आप देख सकते हो कि जब जमीन से जा रही थी तो 4, जब 6 जा रही थी, मतलब हवा में जा रही थी तो 6, अगर किसी ने कैच पकड़ लिया तो उसको हम आउट बोलते हैं। मतलब धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपको पता चलता जाएगा वैसे वैसे आप क्रिकेट को समझना चालू कर देंगे कि नहीं कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से क्या है, जो हमारा ये जो पूरा नेचर है, समझना इस बात को, ये जो हमारा पूरा नेचर है जिसको हम वर्ल्ड के रूप में बोलते हैं, इस पे होने वाली जो सभी घटनाएं होती हैं उनको हम लोग एक साथ तो समझ नहीं सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये आप हो ऑब्जर्वर, तो इसको अगर हम लोग समझ लें, अगर आप ऑब्जर्वर हो और आपने ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जैसे जैसे आपको चीज़ों के बारे में पता चलता जाएगा वो चीज़ें आप लिख के दूसरों को बताते जाओगे कि नहीं बताते जाओगे। तो आपका रोल किसके जैसा हो गया? साइंटिस्ट के जैसा नहीं हो गया? समझे कि नहीं समझे? आपका रोल एक साइंटिस्ट की तरह हो गया। साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, साइंटिस्ट फिजिकल वर्ल्ड में होने वाली चीज़ों को नोट करते हैं, फिर वो हम लोगों को बता देते हैं। लेकिन क्या हुआ, पहले उन्हें पता कि जमीन से बॉल गई तो सिर्फ 4 के बारे में पता था, तो उन्हें एक लॉ दे दिया। फिर उन्हें क्या पता कि जब ऊपर से जाए 6 जाता है, उन्होंने दूसरा लॉ दे दिया। तो जैसे जैसे हमें पता चलता गया उसको हम लोग लिखते गए और बताते गए। तो जितनी भी फिनोमिनन्स होती हैं वर्ल्ड में जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो इस प्रकार के वर्ल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल वर्ल्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको मतलब एक दिमाग से समझना है कि जो चीज़ हमें धीरे धीरे करके पता चल रही है उसको हमने किसी फॉर्म में लिख के दे दिया। यू आर बी द साइंटिस्ट नाउ। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला नहीं ये और होता है,
हमने उस पर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट दे दिया, फिर हमें पता चला इसमें और कई चीज़ें होती हैं। तो जो साइंस की शुरुआत हुई ना जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक, अब तो वो बहुत आगे जा चुका है। लेकिन साइंस का भी एंड नहीं होता है, मतलब हमेशा हम लोग जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो ट्राई करते रहते हैं कुछ स्पेशल्स इंट्रोड्यूस कराने का। तो फिजिकल वर्ल्ड को कभी ऐसे नहीं कि हमने पूरे फिजिकल वर्ल्ड को समझ लिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसको समझने के लिए हमें टाइम लगेगा, लेकिन हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर जो फिनोमिनन है धीरे धीरे करके आए, इसलिए आपने देखा होगा पहले कुछ लॉज आए, फिर उनमें कुछ और कमियां निकली तो दूसरे लॉज आए, उनमें और कमियां निकली तो और नए लॉज आए। तो साइंस ना कभी एंड नहीं होने वाली, वो आती जाएगी, जैसे जैसे लोग उस पर रिसर्च करते जाएंगे आती जाएगी। पर अब हमें जो फिजिकल वर्ल्ड में क्वांटिटीज को पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटीज होती है ना, क्योंकि अगर हमें फिजिकल वर्ल्ड को समझना है तो उसमें यूज होने वाले टर्म्स को भी तो समझना पड़ेगा। तो जो वर्ड यूज होते हैं ना फिजिक्स को समझाने के लिए, उनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो अब यहाँ से देखिए पहली डेफिनेशन आपकी स्टार्ट होती है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ओके, तो हेडिंग डालिए आप लोग फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा टफनेस नहीं होती है, पर ये नंबर प्रॉपर दिला के जाता है। चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई हो, एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट एंड डायमेंशन पोर्शन से। तो समझने वाली बात है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो देखो हम लोग ज़्यादातर फिजिक्स में क्या करते हैं, चीज़ों को मेजर करते हैं, नापते हैं ना सब चीज़ों को, कोई ना कोई चीज़ को किसी से, जैसे अपन को डिस्टेंस मेजर करना है हम लोग स्केल यूज करते हैं ना, ज़्यादातर होती नहीं, क्लास में दूसरों से मांगते हैं, लेकिन स्केल का यूज तो करते हैं ना मेजर करने के लिए। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी को समझना है, यानी वो सभी क्वांटिटी फिजिक्स में यूज हो रही है उन सबको हम मेजर करते हैं। तो डेफिनेशन किसकी इसकी क्या बननी चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज are those quantities which can be measured by instruments। ठीक है ना, वो सभी क्वांटिटी जिनको हम इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। साथ ही साथ ये जो फिजिकल क्वांटिटीज ही होती है ना, यही पूरे फिजिकल वर्ल्ड को समझाने में मदद करती हैं। एंड ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फिजिकल वर्ल्ड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, बात समझ में आई कि फिजिकल क्वांटिटी उन्होंने पूछा क्या होता। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी हो गई जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और हमें पता है ये सभी मेजर्ड क्वांटिटीज ही तो हमें फिजिकल वर्ल्ड को समझने में मदद करेंगी। जैसे सपोज करो फोर्स है, फोर्स के बारे में, फोर्स हमें कई सारी चीजों की जानकारी देता है फिजिकल वर्ल्ड में, तो उसको हम मेजर करते हैं ना। तो अगर इसके एग्जाम्पल देखें, ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी है जिनको हम मेजर कर सकते हैं और वो फिजिक्स को समझने में मदद करती है, जैसे लेंथ, ओके, मास, थर्ड वन इज टाइम, ठीक है, और भी क्या हो सकती, फोर्स, आप बोल सकते हो इंपल्स, ठीक है, वेलोसिटी। ये सभी शब्द आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे 9th-10th में। तो वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो आप तो बोलोगे सर ज्यादातर तो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो कोई ऐसे दिमाग में एग्जांपल तो आ रहा होगा जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगी। तो देखो उसके लिए अगर हम बोले, मैंने बोला आप ना बहुत सैड हो, आपकी मम्मी ने, आपने कुछ मांगा और आपकी मम्मी ने वो नहीं दिया, तो आप बहुत ज्यादा सैड हो क्या? लेकिन मैं ये तुमसे बोल सकता हूँ तुम कितना, मतलब क्या तुम बता सकते हो कि कितने अमाउंट में तुम सैड हो? उसको मेजर कर सकते हो क्या? कभी मेजर नहीं सकते। अगर सपोज करो तुम्हें ना मम्मी पापा से तुमने 100 रुपए मांगे और तुम्हारे पापा ने तुम्हें 500 रुपए दे दिए, तो तुम्हारी खुशी बहुत ज्यादा होगी, मतलब इस समय तुम बहुत ज्यादा हैप्पी हो। लेकिन क्या उस हैप्पीनेस को तुम मेजर कर सकते हो क्या? तो ये भी तो क्वांटिटीज है ना, और इन क्वांटिटीज को आप मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, सॉरोनेस, ये सभी क्वांटिटीज तो हैं, बट दीज आर नॉट एबल टू मेजर्ड। इट मीन्स दैट कि ये जो सैडनेस, हैप्पीनेस है, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज ही कहलाती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो।
समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अब पैसे मिल गए वो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन खुशी को नाप थोड़ी सकते हैं ना तुम्हारी, कि हमने लिया तुम्हारे मुंह में स्केल लगा दी, बोले वाह इतना ज्यादा खुश हो तुम। तो फिजिकल क्वांटिटीज को समझने के लिए हो गया वो सभी क्वांटिटीज जिनको मेजर कर सकते हैं और उनकी मदद से हम पूरी फिजिक्स को समझते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा, जब आप लोग 9th-10th में रहे होगे, आपने फोर्स का कोई न्यूमेरिकल किया और गलती से उसकी यूनिट लिखना भूल गए, फिर बोले सर हम लिख के तो पूरा आए थे, नंबर नहीं मिले। मतलब यूनिट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो अब देखो हम फिजिकल क्वांटिटीज को समझेंगे कि यूनिट कैसे उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, उसको ना एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है, ठीक है ना, ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, लेट इट टू बी, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, इनटू यूनिट। समझ में आया कि नहीं आया? जो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर दें और यूनिट को हम लोग स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर दें, तो आप बोल सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग, इट्स विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, हाँ या ना? अब लेकिन ये n और u न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताता है, ठीक है ना? तो न्यूमेरिकल बताता है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट, ठीक है ना। और u क्या हो जाता है? u हो जाता है आपका एक रिफरेंस पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होता है कि n इंटू म्यू, n क्या है आपका? नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट, जो आप यूनिट यूज कर रहे हो ना उसका कितनी गुना वैल्यू आपने ले ली। समझ में आया कि नहीं आया? और रिफरेंस पॉइंट क्या होगा? मतलब रिफरेंस पॉइंट हो जाएगा आपका यूनिट। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते। मैंने ये बोला कि आपके पास ये एक बड़ी सा पानी का टब था, ठीक है ना, वैसे भी बारिश का मौसम है तो पानी तो भरा ही होगा बहुत सारा, ठीक है। ये देखो इसमें पानी अपन ने बहुत सारा पानी भर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने बोला जरा आप बताओ ये जो छोटे से गिलास, ये छोटा सा हम गिलास ले लेते हैं, दिस विल बी अ गिलास एंड दिस विल बी अ वाटर टब, ठीक है ना। तुम लोगों ने नहाया होगा ना बचपन में जब छोटे थे, कहीं भी थोड़ा सा ज्यादा पानी घर में भरा किसी वेसल में रखा मिल जाए बर्तन में, कूद जाते थे, है ना, फिर घलते थे भयंकर का। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर एक वाटर टब था जो कि फुल्ली फिल्ड था वाटर से, ठीक है ना, और एक हमारे पास गिलास था। तो अगर हम बोले आपको कि इस वाटर टब में कितने गिलास पानी है, मतलब क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वाटर contained in tub with reference of glass। समझ में है ना, ग्लास के रिफरेंस में कितना पानी कंटेंट ये कर रहा है। तो देखो हमें क्या हो जाएगा, सपोज करो हमने बोल दिया यार इसमें तो 100 गिलास, हमने क्या हुआ, फ्री टाइम है, लॉकडाउन लगा था, अभी क्या रहता है ना, जैसे क्लासेस इतनी चल नहीं रही, छुट्टी चल रही है ना, फ्री थे, हमने चेक करके देखा, हमने क्या किया, ग्लास से इसको खाली करने की कोशिश की। तो हमने देखा जब हम इसे ग्लास की मदद से खाली कर रहे थे ना, तो 100 गिलास वाटर इसके अंदर था। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मैं बोलूं इसके अंदर कितना पानी था, तो जो टोटल पानी वाटर है ना आपका, वो कितना निकल के आ गया, जो टोटल वाटर आ गया वो क्या हो गया, 100 टाइम्स द ग्लास ऑफ वाटर, हाँ है ना? जल्दी बताओ, हाँ या ना, है ना? समझ में तो आ ही रहा होगा। तो देखो मैंने बोला इसमें टोटल पानी ग्लास के टर्म में कितना था, तो आप बोलोगे 100 ग्लास वाटर था इस पूरे वेसल में। तो देखो हमने जो रिफरेंस पॉइंट चूज किया वो क्या था आपका, ग्लास चूज किया, ठीक है ना। कितने गुना पानी उस ग्लास के रिस्पेक्ट में निकला वो हमें किससे पता चला, इससे पता चला। तो ये देखो आपको समझ में आया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर एक्सप्रेस करना है तो वी हैव रिक्वायर्ड टू थिंग्स, वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड इज इट्स यूनिट। समझ में आया? तो यूनिट इज नथिंग, इट्स विल बी अ रेफरेंस पॉइंट, स्टैंडर्ड पॉइंट, जिसकी मदद से हम लोग मेजर करते हैं। जैसे मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। तो ये था हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका, विच इज पी क्यू इज इक्वल टू n multiply by u। n is the numerical value which tells about the number of time of unit and u is the reference point
ऑफ मेजरमेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब बात आती है यूनिट्स कितने प्रकार की होती हैं। कई बार आप लोगों ने क्या हुआ होगा, क्वेश्चन में पूछा गया फोर्स निकाल के दिखाओ और उसमें दे दिया गया फोर्स की वैल्यू यूनिट दे दी, जैसे उन्होंने बोला फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, उन्होंने मास ग्राम में दे दिया। आप पेपर में लिख कर आ गए, सॉल्व करके आ गए, आपने उसे ग्राम में सॉल्व कराए, लेकिन आपको नंबर फिर भी कट गए। क्यों? तो इसका कारण है वो अभी अपन आगे समझेंगे कि यूनिट्स कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी यूनिट इज द मोस्ट प्रेफरेबल यूनिट होती है फिजिक्स में, इसको अब हम लोग आगे समझेंगे। तो यहां पे आएगा अब सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि अगर हमने यूनिट को नहीं समझा तो क्या आप फिजिकल क्वांटिटी को समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोगों को यूनिट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट को समझने के लिए देखते हैं, हेडिंग डालिए सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। यहां पे 3 प्रकार के यूनिट के सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के यूनिट सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें से सबसे पहला है आपका सीजीएस सिस्टम, जिसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा सीजीएस सिस्टम, दूसरा होता है हमारा एफपीएस सिस्टम, इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे, ये ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है। तुम्हें तो पता होगा ना अपने यहाँ कितने साल राज किया ब्रिटिशर्स ने। तो पहले यही सब बोलते थे, जब केक खरीदने जाओ, अभी केक को हमेशा काय में पाउंड में नहीं बोलते, बोलते 1 पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक है, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? किलो में कहाँ केक मिलता है? क्यों? अपने यहाँ तो संस्कृति में केक था ही नहीं कभी। ठीक है ना, अपने यहाँ तो कुछ अच्छा घर में बन जाता था, बोले बर्थडे बन गया। ये केक किसने इंट्रोड्यूस कराया? ब्रिटिशर्स ने। इसलिए आज भी हम लोग केक को ना पाउंड में मेजर करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, थर्ड जो हमारा आता है वो होता है एमकेएस सिस्टम। इसको बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम, या इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। समझ में आया? या तो इसको बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम, या अपन लोग इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। लेकिन बात आई कि हमने सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम को कैसे में माना, किस तरीके से इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ मास, ओके, मास से स्टार्ट मास, या फिर अपन ऐसा करते हैं क्रम ही यूज कर लेते हैं जो इसमें यूज होता है। ओके, तो सबसे पहले देखो लेंथ, मास और टाइम के डिफरेंट यूनिट सिस्टम के बेस पे क्या किया हमने, इनको बांट दिया। कैसे? जो सीजीएस सिस्टम का फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। यानी ये बात समझ में आ गई कि यहां पे डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम लोग सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हैं ग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें मतलब ये सीजीएस सिस्टम क्या कहलाया? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। मतलब डिस्टेंस इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। चलो कोई बात नहीं। दूसरा में देखो, यहां पे डिस्टेंस को मेजर करते हैं फुट में, मास को मेजर करते हैं पाउंड में, टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में, और ये हो गया सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? दिस इज फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है ना। अब तीसरा देखो, इसमें लिखा एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में मास को लेंथ को मेजर करते हैं काय में? मीटर में। मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में। ठीक है, तो देखो एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। तो ये क्या हो गया आपका? एमकेएस सिस्टम हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना। ओके, तो हम लोगों ने तीनों प्रकार के सिस्टम को पढ़ लिया। अब लेकिन हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम पढ़ना है ना, वो हमको पढ़ना है आपका एमकेएस सिस्टम। ओके, क्योंकि एमकेएस सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो यहां पे अपन लोग एमकेएस सिस्टम को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। हमने बोला एमकेएस सिस्टम मतलब देखो, यूनिट को मेजर करने के लिए 3 सिस्टम में बांटा गया, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। किस बेस पे? जो बेस रखा गया वो रखा गया यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास और यूनिट ऑफ टाइम।
तो एमकेएस सिस्टम में जो हम लेंथ मेजर कर रहे थे तो उस लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में। तो जो एम स्टैंड कर रहा है वो एम जो आ रहा है कहां से आ रहा है, लेंथ से आ रहा है, ठीक है ना। मास को हम मेजर कर रहे हैं किलोग्राम में, ओके, द मास शुड बी मेजर्ड इन किलोग्राम, ठीक है ना। तो ये के कहां से आ गया, किलोग्राम का के आ गया, ठीक है। टाइम हम काहे में मेजर कर रहे हैं, टाइम मेजर करते हैं हम लोग सेकंड, ठीक है। दिस शुड बी, यहां पे हमको लिखना था मास, ओके। यहां पे हम मास जो मेजर कर रहे हैं वो कर रहे हैं किलोग्राम में और टाइम मेजर कर रहे हैं हम लोग सेकंड में। तो ये जो एस आ रहा है वो कहां से आ गया, टाइम फॉर सेकंड। तो ये देखो आपका एमकेएस सिस्टम बन गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, देखो आप लोग, अब पूरा देश तुम देखते होगे, मोदी जी बहुत बोलते हैं डिजिटल इंडिया करो और अपने यहाँ पे सामान बना के विदेशों में बेचो। लेकिन एक बात बताओ, अगर अलग अलग देशों का अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम होगा तो क्या ये इतना आसान हो जाएगा क्या दूसरी जगहों से व्यापार करना, बिजनेस करना? बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम यूज हो रहा है। फिर क्या हुआ, पहले के जमाने में बैठाई गई मीटिंग, भैया बिजनेस नहीं कर सकते ऐसे, क्यों? आपके यहाँ पे अलग मेजरमेंट सिस्टम है, हमारे यहाँ अलग मेजरमेंट सिस्टम है। तो इस समस्या से निपटने के लिए जिनेवा में 1971 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस बैठी जिसमें सभी देशों के लोग आए, उन्होंने अपना अपना सिस्टम रखने की कोशिश किया। तो यहां पे देखो इन 1971, ठीक है, जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट डिसाइडेड अ सिस्टम, उन्होंने एक सिस्टम डिसाइड किया, डिसाइडेड अ सिस्टम विच इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब देखो उन्होंने क्या बोला, अगर हमें सब लोगों को एक साथ ग्लोबलाइजेशन का पार्टिसिपेट बनना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा यूनिट सिस्टम लाना पड़ेगा जो सभी को साथ लेकर चल रहा हो। तो 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट जिनेवा में बैठे, वहां पे सभी देशों के रूलर्स थे और उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि जो आपका MKS सिस्टम अभी अभी आप पढ़ रहे थे, इसी को उन्होंने क्या मान लिया, SI सिस्टम ऑफ यूनिट। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अब अगर पेपर में आपने कोई दूसरे सिस्टम में आंसर लिख के आ गए ना, नंबर कट गए। फिर नहीं बोलना कि पढ़ा तो हमने सब था, सही सब कुछ किया, लेकिन हमें पता नहीं नंबर कैसे कट गए। क्यों? क्योंकि जो हमारी फिजिक्स है ना, 11वीं-12वीं की फिजिक्स नहीं, हर जगह की फिजिक्स जो है ना वो SI सिस्टम पे डिपेंड करती है। जो मेजरमेंट हम लेते हैं SI सिस्टम में। क्यों? आपने कोई रिसर्च कर दी, कुछ फॉर्मूला या कुछ चीज प्रूव करके दिखाई, उसे आपने दूसरे सिस्टम में कर दिया CGS में, वहां पे जाके वो वैलिड ही नहीं हुआ, गलत हो गया ना। तो आपने SI सिस्टम में कर दिया, आप किसी भी देश में जाओ कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब जो हम पूरी फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं वो SI सिस्टम में पढ़ेंगे और SI सिस्टम इज नथिंग, इट्स विल बी अ MKS सिस्टम, जहां पर लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये था आपका यूनिट के बारे में। देखो मेन टॉपिक जो आता है ना सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चंस डायमेंशंस में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर डायमेंशंस के एप्लीकेशन में मैं डिफरेंट कन्वर्जन ऑफ यूनिट आपको पढ़ा देता तो उसमें मालूम भी तो होना चाहिए कौन सी यूनिट अपने यहाँ यूज होती है। तो ये तो था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। क्योंकि क्या रहता है ना, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा जब कोई सेलिब्रिटी आते हैं ना तो पहले क्या करते हैं, माहौल बनाया जाता है। तो ये माहौल बनाया जाता है डायमेंशन को इंट्रोड्यूस कराने का, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। समझ में आया ना? क्योंकि हमने फिजिकल क्वांटिटीज तो पढ़ लिया, अब भाई फिजिकल क्वांटिटीज के भी तो टाइप्स होंगे ना। तो अगला टारगेट क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन थी, जिनको मेजर कर सकते हैं। तो यहां पे दो प्रकार की मेनली होती हैं। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज,
पहला क्या हो जाएगा आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा आपका क्या हो जाएगा डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है ना, एक हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा हो गया डेराइव्ड क्वांटिटी। तो देखो वर्ड से भी समझ पे आ रहे होगे। फंडामेंटल मतलब ऐसा जो नेचर में प्रेजेंट है, उसको समझाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, डेराइव्ड मतलब यार किसी की मदद लिया जा रहा है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जब आप डेफिनेशन बताओगे तो क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगी ऑल दोज क्वांटिटीज। इसको पहले डेराइव को हटा देते हैं ना, जिससे जगह लिखने को मिल जाए। ठीक है, तो ऑल दोज क्वांटिटीज, ऑल दोज quantities which do not require help of other quantities। ठीक है, which do not require help of other quantities for expressing itself। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको खुद को बताने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सलमान खान के बारे में बताना है तो सलमान खान जो होगा ना फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी और के नाम का मदद लेके कि आप सलमान खान को जानोगे। तो ऐसी चीजें क्या हो जाएंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दे आर इटसेल्फ इनफ, अपने आप को बताने के लिए खुद में ही काफी होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज तो नेचर में हो नहीं सकती हैं। तो देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्योंकि अब देखो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, यही पूरी फिजिक्स को डिराइव कर देती है। यानी जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज धरती में प्रेजेंट हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बहुत काफी होती हैं। इन 7 की मदद से आप धरती की कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटीज को निकाल सकते हो। तो देखो अब हम समझने वाले हैं वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसे हैं कौन, वो 7 ब्रह्मास्त्र ऐसे कौन से हैं जिससे हर चीज का तोड़ निकाला जा सकता है। अब हम उनको समझने वाले हैं। जानते सभी हैं, बाद में बोलोगे ऐसे इंट्रोड्यूस करा रहे थे, बाद में इतना सरल टॉपिक निकला। ये सरल तो होती है फिजिक्स, पढ़ाने वाला सही होना चाहिए। ठीक है ना, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम समझेंगे। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं क्या क्या वो। ठीक है, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखो तो हम क्या करते हैं, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, ओके, ठीक है ना, दिस विल बी अ फिजिकल क्वांटिटी, और इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएंगी इसकी यूनिट्स। तो यूनिट में 2 कॉलम, नेम और उस यूनिट को सिंबल। ठीक है ना, तो देखो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। तो जो सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है ना, वो हम लिख लेते हैं यहां पे। दिस इज फर्स्ट में है लेंथ। ओके, जो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ है। अब हमें किस यूनिट सिस्टम में लेंथ को लेना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स पढ़ना है ना। तो ऐसा ही सिस्टम में, ऐसा ही सिस्टम में काय में मेजर करते हैं, मीटर में। तो इसकी यूनिट का नाम क्या हो गया, मीटर। सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। हाँ है ना, ठीक है ना। दूसरी क्या हो गई, मास ले लेते हैं। ठीक है ना, मास को हम लोग ऐसा ही सिस्टम में काय में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं ना। तो ये देखो किलोग्राम, फिर इसका क्या हो गया, इसको किलोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं केजी में, तो हमने केजी लिख दिया। ठीक है ना, लेंथ मास के बाद क्या आता है, थर्ड टाइम आता था। चलो बढ़िया, टाइम आ गया। टाइम को काय में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो ये देखो सेकंड आ गया, और सेकंड की यूनिट का सिंबल क्या हो गया, एस, स्मॉल एस। ओके, तो अब देखो इसको नोट तो कर ही लिया होगा आपने। अब क्या करते हैं अपन लोग, इसको हटा देते। ठीक है, इसको हटा दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें। 3 तो हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं चौथी।
नंबर 4 क्या क्या हो गया? लेंथ, मास, टाइम। अब आता है टेम्परेचर। ठीक है, अब आप लोग जहां पर देखते हो तो ऐसे टेम्परेचर देखा होगा 22 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, पर सेल्सियस ऐसा यूनिट नहीं है टेम्परेचर की, मूर्ख बना रहे थे अभी तक। ऐसा यूनिट क्या है आपकी? केल्विन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। ओके, केल्विन इसकी ऐसा यूनिट। पांचवी जो आपका है वो है आपका करंट। कहीं कहीं इलेक्ट्रिक करंट लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना, करंट और इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, ठीक है ना। तो करंट की जो ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, देखा होगा 10 एम्पियर करंट को 10 लिख देते हैं, ठीक है ना। नंबर 6 आपकी क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? केमिस्ट्री में देखना है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नाम की चीज होगी मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में, तो इसकी यूनिट क्या होती है? मोल, रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट सिंबल MOL, ठीक है ना। जो आपकी 7वीं फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कोई सचिन का फैन होगा आप में से? तुम लोगों ने देखा होगा सचिन प्रचार करता है ल्यूमिनस बैटरी का, तो ये वहीं से आया ल्यूमिनस वर्ड, ठीक है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है उसकी ऐसा यूनिट होती है कैंडेला और रिप्रेजेंटेड बाय CAD। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो 7 फंडामेंटल, ये 7 ब्रह्मास्त्र थे जिनसे पूरी फिजिक्स की डेराइव्ड क्वांटिटीज को निकाला जा सकता है। कौन कौन से थे? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये तो हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या थी? ऑल दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट रिक्वायर हेल्प ऑफ अदर क्वांटिटीज फॉर इट्स डेफिनेशन। कितनी होती हैं जी? 7 होती हैं। कौन कौन? वो आप देख चुके हो। तो अगला टॉपिक क्या है अपना? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये नोट कर लिया होगा ना आप लोगों ने। अब देखो डिराइव्ड क्वांटिटीज देखते हैं। ओके, सो नाउ डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब यानी ये तो वो लोग हो गए ना जिनको मदद होती है, ठीक है ना, मदद चाहिए अपने आप को बताने के लिए, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी? ऑल दोज क्वांटिटीज which require help of fundamental quantities for express himself। अपने आप को बताने के लिए अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ गई तो मैटर क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटीज। कैसे? कोई एग्जांपल बताओ, दिमाग में तो आ ही रहा होगा। एक बात बताओ, एरिया का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? है ना। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है ना। अब देखो, चाहे वो ब्रेथ हो, हाइट हो, ये सब तो लेंथ ही है ना एक प्रकार की। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सही बात है। इसको क्या लिख सकते हैं? लेंथ का स्क्वायर। हाँ है ना, ये हो गया आपका लेंथ का स्क्वायर। यानी एरिया जो था ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं थी, पर हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में। तो एरिया आपकी क्या बन गई? डिराइव्ड क्वांटिटीज। समझ में आया? लेंथ तो एक फंडामेंटल क्वांटिटीज था ना, तो हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में निकाल लिया। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हो गई? एरिया। बोले तो छोटा सा एग्जांपल है, कोई और बताओ। तो और देखते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जांपल। तो देखो और देखे डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जांपल। तो लेट इट टू बी, हम स्पीड ले लेते हैं। ओके, स्पीड में क्या होता है आपका? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होता है कि नहीं होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, पर डिस्टेंस तो एक प्रकार की लेंथ है ना भाई, तो हमने डिस्टेंस को लेंथ से रिप्लेस कर लें, और टाइम हमारे पास पहले से ही था। तो देखो लेंथ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है,
टाइम हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब आपने स्पीड को अगर चाहिए था तो आपको दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ गई बताने के लिए, इसलिए जो स्पीड है ना वो क्या हो गई आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, स्पीड आपकी क्या हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। और कोई एग्जांपल देखें, सपोज करो हम एक्सेलरेशन ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा टफ सा ले लें तो उसमें काफी चीजें समझ में आ जाएगी। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, अपन वेलोसिटी लिख रहे हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक बात बताओ, टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, हम मान गए, क्या वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है? बिल्कुल नहीं। क्या वो साथ में थी? क्या नहीं थी। मतलब हमें वेलोसिटी को भी तो बदलना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि एक्सप्रेस करना है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में, और वो वेलोसिटी है नहीं है। तो वेलोसिटी को आप लोग क्या लिखोगे? आप लिख सकते हो वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके, एंड टाइम। अब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो एक प्रकार की लेंथ ही है ना, तो हम डिस्प्लेसमेंट को लेंथ से रिप्लेस कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं, लेंथ, और ये जो 1 अपॉन टाइम था नीचे जाके टाइम इंटू टाइम हो जाएगा। ये तो आता ही होगा, जनरल प्रमोशन अभी थोड़ी मिला होगा 8th 9th में, 11th 12th में थोड़ी मिल, 9th 10th में नहीं मिला होगा, 8th में मिला होगा। क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो लेंथ अपॉन टाइम इंटू टाइम। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ लेंथ और दिस विल बी अ टाइम का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, लेंथ फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, तो एक्सेलरेशन डिराइव्ड हो गई। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद की। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हो गई, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़कर बाकी सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज, बाकी सभी क्वांटिटीज डिराइव्ड, मतलब उन 7 फंडामेंटल को छोड़कर बची हुई सभी क्वांटिटी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक और प्रकार की क्वांटिटी होती है जिसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं, यू विल जस्ट रिकॉल इट। तो दो और होती हैं, मतलब तो उनको लिख लेते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ओके, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है ना? तो ये दो जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं वो है, पहली आपका प्लेन एंगल और दूसरी है आपका सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तो पढ़ते आ रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो वो एंगल जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं कि जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट लिख देते हैं, इसकी यूनिट होती है रेडियन, और इसको लिखते हैं RAD से, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है स्ट्रेडियन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं SR से। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे प्लेन एंगल बनता है और कहाँ पे सॉलिड एंगल बनता है। तो देखो यहाँ पे जब आप सर्किल के बारे में स्टडी करते हो, ठीक है ना, और आपका क्या हो गया, यहां से यहां तक कोई चीज डिस्प्लेस कर गई, पहले यहां पे थी फिर वो इधर पे पहुंच गई। तो यहां पे देखोगे आप, ये आपकी रेडियस अगर R थी तो ये एंगल d थीटा होगा कि नहीं होगा? तो इसको बोलने का तरीका क्या हो गया कि जो आपका प्लेन एंगल होता है इट्स विल बी अ नथिंग, एंगल के बराबर क्या होता है R का अपॉन रेडियस। हाँ है ना, ये तो बचपन का है ना, एंगल बराबर होता है R का अपॉन रेडियस। अगर ये आर्क जो आपका बना ये आपका ds था, तो d थीटा बराबर क्या हो गया ds बाई r। समझ में आया कि नहीं आ गया? प्लेन एंगल इज नथिंग, एंगल मतलब आर्क अपॉन रेडियस, इसकी यूनिट क्या होती है रेडियन। फिर भी बोलोगे सर यहाँ तो डिग्री में मिलता है, पर डिग्री ऐसा यूनिट नहीं है, मतलब समझे आप लोग। अब इधर देखो यहाँ पे सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या हो गया आपका स्ट्रेडियन, ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है स्ट्रेडियन। तो देखो सॉलिड एंगल कहाँ बनता है, आप लोग अपने घर में देखोगे जो कॉर्नर होता है ना, ऊपर जो दीवार का कॉर्नर होता है कुछ इस तरीके से, मतलब इस तरीके से वो कॉर्नर होगा। तो देखो ये कॉर्नर में जो एंगल बन रहा होता है ना, ये जो एंगल होता है ये आपका सॉलिड एंगल बन रहा होता है। जो आप लोग घर में दीवार में ऊपर जो कॉर्नर देखोगे जहां तीनों दीवार मिल रही होती हैं, वहां पे जो एंगल बनता है दैट्स विल बी द सॉलिड एंगल, ठीक है ना। तो सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है इसको d ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज dA बाई r स्क्वायर।
एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर जो होता है दिस इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। इसका इतना ज़्यादा याद रखने की भी ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, बस कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, वन इज द प्लेन एंगल एंड सेकेंड वन इज द सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होती है जिसे RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेडियन इसकी यूनिट होती है, सॉलिड एंगल की जिसे SR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखो बेसिक पूरा निपट गया। मतलब जब हम लोग अब सेकेंड वीडियो में डायमेंशंस को इंट्रोड्यूस कराने वाले होंगे तो हमारी एंकरिंग कंप्लीट हो चुकी होगी उनके इंट्रोडक्शन को। मतलब इन सब की रिक्वायरमेंट के बिना हम डायमेंशंस को नहीं समझ सकते थे। तो यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट में हमने यूनिट को समझ लिया, अब यूनिट की मदद से हम लोग डायमेंशन को समझेंगे, फिर थोड़ा बहुत मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ओके, आप लोग इसको रिपीट करिए, रिवाइज करिएगा। ओके।